नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक की। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के चौथे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एयर। तो यहाँ पर इन डिटेल में हम जो एयर है और उसका हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे एनवायरनमेंट में उसकी क्या भूमिका है, इन सारी चीजों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले कंसेप्ट से यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. जो हमारा अर्थ है उसके सराउंडिंग एरिया में हमें इस प्रकार से एक जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसकी एक मोटी सी इस प्रकार से चादर या ब्लैंकेट हमें देखने को मिलता है, जिसे हमने नाम दिया है एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारक है, उसको इन डिटेल में आगे इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर दूसरी लाइन में बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे कि एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जो हमारा अर्थ है उस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल एज इस प्रकार से एक शीशे का घर बनाएंगे। इस प्रकार के घर आपने बगीचों में या जो स्पेशल फार्म होते हैं वहां पे देखे होंगे, जहाँ पे एक स्पेसिफिक या स्पेशल प्रकार की जो सब्जी होती है या फल होते हैं, उनके लिए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट का जनरेशन या फॉर्मेशन इस प्रकार के घरों में हमें देखने को मिलता है। तो इसी के एग्जाम्पल से हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सन है। अब सन से जो भी रोशनी यहाँ पे निकलती हुई हमें देखने को मिलती है, ये सीधे तौर पर कहाँ पे इंटर करेगी, ये सीधे तौर पर ये जो ग्लास का घर है या कांच का घर है वहां पे इंटर करेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली ये जो लेयर है, ये जो परत है, वो क्या करेगी, जो भी किरणें सन से निकल कर आ रही है उसको एकदम से अलाउ करेगी, मतलब उसको जो एंट्री होगी पूरी तरह से फ्री होगी। लेकिन जैसे ही ये जो किरणें हैं सरफेस से टकराएगी, इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक। तो यहाँ से ये फिर से परावर्तित होगी और ऊपर की तरफ उनका ट्रैवलिंग हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये साइड में हमें कांच देखने को मिल रहे हैं, उसी समय ऊपर में ये कांच हमें देखने को मिल रहे हैं, वो क्या करेगी, जो किरणें हैं उनको एग्जिट करने से प्रिवेंट करेगी। मतलब यहाँ पे उनका एग्जिट हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो ये बीच वाला एरिया है वहां पे काफी अधिक टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जो सराउंडिंग एरिया में है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी प्रकार का सेम कंसेप्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें देखने को मिलता है। जो भी सन से रोशनी निकलती है, इट विल बी इंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर and further it will become onto the surface of the earth। इस प्रकार से सरफेस पे सन की किरणें आ जाएगी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होती हुई हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे एक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमें देखने को मिलती है। वो क्या करेगी, जिस प्रकार से जो कांच का घर है जो सन की रोशनी है उसको प्रिवेंट करने का काम किया है, उसको स्टॉप किया, उसको रोकने का काम किया है, उसी प्रकार से जो सन की किरणें हैं उससे निकलने वाली जो टेम्परेचर है उसको एटमॉस्फेयर के इस लेयर में ही ट्रैप करेगी, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू उसका जो बाहर का एरिया है। जिसके कारण इस एरिया में जो भी वनस्पति होगी, जो भी प्राणी जीवन देखने को हमें मिलता है, उसके लिए टेम्परेचर या गर्मी जरूरी होती है, जो कि सन से निकलती है और उसको ट्रैप करने का काम CO2 के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें हमारे एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। इसी कारण जो CO2 है उसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस कंसेप्ट को समझा। आगे यहाँ पर हम CO2 के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। When its level in atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. This rise in temperature causes the snow melting. As a result,
sea level rises causing flood in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. तो यहाँ पर जो पिछली स्लाइड थी वहां पर हमने बात की जो CO2 है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारक है, लेकिन जो CO2 है उसकी मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो CO2 होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों बढ़ता है। उसका सबसे पहला रीजन है जो फैक्ट्री होती है उससे निकलने वाला जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, उसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलता है जो कि एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मतलब जैसे कार है, अपनी मोटर बाइक है, इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हमें देखने को मिलती है उनके कारण भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे CO2 का इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे जो CO2 है उसका जो इंक्रीज हुआ है उसके कारण एक परिणाम से दूसरा परिणाम, दूसरे परिणाम से तीसरा परिणाम, इस प्रकार से एक दुष्परिणामों की श्रृंखला ही यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 इंक्रीज हुआ है, उसके कारण क्या होगा, जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जो हिमालय है या जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी बर्फ हमें देखने को मिलती है वो हमें मेल्ट करती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर जो बर्फीला एरिया है वहां से स्नो मेल्ट करेगी, वहां की बर्फ अगर पिघलती है उसका इम्पैक्ट हमें जो सी लेवल का जो राइज है वहां पे देखने को मिलेगा। अगर किसी एरिया में सी लेवल मतलब जो वाटर है वो बढ़ता है तो क्या होगा, उसके आसपास का जो भी एरिया होगा वहां पे हमें बाढ़ आती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कारण वहां पे जो भी जमीन होगी इट विल बी मर्ज अंडर द वाटर। तो इस प्रकार से एक सर्कल सा, एक साइकिल सा यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिलता है। तो इसी कारण वैश्विक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पे हमने क्या किया है, कई सारे संगठन बनाए हैं, कई सारे एग्रीमेंट किए हैं। इन एग्रीमेंट्स में कई सारे देश एक साथ आए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है जो CO2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको हमें नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन डिटेल में CO2 की बात की और उसी समय जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको समझने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हमें देखने को मिलती है उसकी यहाँ पर इन डिटेल में बात करेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in a lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण गैसेस हमें देखने को मिलती है, जिनमें पहले नंबर की है नाइट्रोजन और दूसरे नंबर की है ऑक्सीजन। यहाँ पे साइड में हमें ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो हमें 78 देखने को मिल रहा है, वही जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो हमें 21 देखने को मिल रहा है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो ये लगभग 99% बन जाएगा। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 99% हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ही वायु देखने को मिलते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो 1% है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो हमने बात की जो गैसेस की, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी फाइन पार्टिकल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो भी गैसेस है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। Bacteria that live in the soil and root of the some plants take nitrogen from the air and changes it from so that plants can use it. जो नाइट्रोजन होता है
जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% मतलब सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। अब ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? देखिए, जो प्लांट का सर्वाइवल है वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसको एज कंज्यूम करके जो प्लांट क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसका कंजम्पशन किस प्रकार से होता है? देखिए, जो हमारी सॉइल है, जमीन है, वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। उसी समय कुछ प्लांट, कुछ पौधे इस प्रकार से होते हैं कि जिनके रूट पे एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसका फॉर्मेशन इस फॉर्म में करता है, जिस फॉर्म से जो प्लांट है वो क्या करते हैं, सॉइल से उसके जो रूट है उसके द्वारा जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम कर पाए और अपनी ग्रोथ कर पाए। यहाँ पर हमारी दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plant produce oxygen during the photosynthesis. तो देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है ऑक्सीजन, और इसका प्रतिशत हमें 21% देखने को मिलता है। उसी समय जो मनुष्य और जो प्राणी है वो क्या करते हैं, जब कभी भी ब्रीदिंग करते हैं उस समय उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उसी समय जब ब्रीदिंग करते समय जो मनुष्य और प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और जो CO2 है उसको रिलीज करने का काम करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है या उसका बैलेंस किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें जो ये फोटोसिंथेसिस का जो कंसेप्ट है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए दिन का समय है और दिन के समय में जो पेड़ होते हैं उनके लिए रोशनी की या सन से जो निकलने वाली जो हीट है उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्लांट है वो क्या करेंगे, इसी समय जो हमारा वातावरण है उसमें जो CO2 है उसको कंज्यूम करेंगे और इसी समय एक दूसरी गैस को रिलीज करने का काम करेंगे, और वो गैस कौन सी है, वो गैस है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर की हमारी महत्वपूर्ण गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर इंपॉर्टेंट गैस। Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans and animals release carbon dioxide. The increase of the volume of carbon dioxide affecting the earth weather and climate. तो यहाँ पर जो CO2 है उसका इस्तेमाल जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो फूड मेकिंग है इसके लिए करते हैं, और हम बात ही कर चुके हैं मनुष्य और जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज करने का काम करते हैं। लेकिन जो CO2 है उसकी मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें हमारे वेदर और क्लाइमेट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 गैसेस की हमने बात की। तो साइड में यहाँ पर हमें डू यू नो में कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। When air is heated, it expands, become lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air forms. Surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation take place. तो यहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन है इस कंसेप्ट को समझना काफी जरूरी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तब हमें लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट इस प्रकार के कुछ टर्म या कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। उनकी सहायता से हम एयर सर्कुलेशन को काफी आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे इसी लेक्चर में हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये कंसेप्ट क्या है इनको समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एयर सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें 2 प्रकार की एयर देखने को मिलती है, जिनमें एक होती है हॉट एयर और दूसरी होती है कोल्ड एयर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट एयर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो उसका क्या होता है, उसका हमें एक्सपांशन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर जो हमारी एयर है उसको अगर हम गर्म करें, उसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ाए तो इट विल बी एक्सपांड, ये हमें एक्सपांड होती हुई देखने को मिलेगी। अगर कोई चीज एक्सपांड होती है तो उसका जो डेंसिटी है वो हमें कम होता हुआ
देखने को मिलेगा। अगर किसी चीज की डेंसिटी कम होती है तो वो क्या बन जाएगी, लाइटर बन जाएगी, मतलब उसका जो वेट है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कोई चीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो अगर लाइटर बनती है, उसका वेट कम होता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी कन्वेंशनल करंट हमें देखने को मिलते हैं वो क्या करेंगे, उस चीज को ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हॉट एयर है वो जो हमारा अर्थ का सरफेस है इससे ऊपर उठना शुरू करेगी, जिसके कारण यहाँ पे इस एरिया में हमें एक गैप बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी गैप को हम नाम देंगे लो प्रेशर बेल्ट। तो ये बन जाएगा हमारा लो प्रेशर बेल्ट। दूसरी तरफ अपोजिट में उसका पूरा अपोजिट हमें कोल्ड एयर में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बात की, अगर किसी एरिया का, अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सपांड होती है, अगर उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वो एक्सपांड ना होकर वो क्या होगी, इट विल बी गेट कॉम्प्रेस। तो वो वस्तु हमें कॉम्प्रेस होती हुई देखने को मिलेगी। अगर कोई वस्तु कॉम्प्रेस होती है तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसका जो वेट है वो क्या होगा, उसका वेट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर किसी वस्तु का वेट बढ़ता है तो वो ऊपर उठेगी या नीचे धसेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो भी वस्तु है वो नीचे की तरफ सिंक होना शुरू करेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हॉट एयर और जो कोल्ड एयर है इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो हॉट एयर है उसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है, तो उसी समय जो कोल्ड एयर है उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है उससे जो हवा है वो किस तरफ ट्रैवल करेगी, इट विल बी ट्रैवल टू लो प्रेशर बेल्ट। मतलब यहाँ पे जो भी गैप बना है उसको फिलअप करने का काम इस बेल्ट के द्वारा किया जाएगा, और इसी प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे एयर का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें जो न्यूज़पेपर है उनकी कुछ हेडलाइंस देखने को मिल रही है, जैसे कि ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन्ड। मतलब इस प्रकार के न्यूज आज के दिनों में हम न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में देखते हैं। उसका रीजन क्या है, जो CO2 है जो हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण कई सारे इफेक्ट या अफेक्ट हमें हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे डेली जीवन में हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए हमें जो CO2 है उसको नियंत्रित करना काफी जरूरी बन गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. First is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere and फिफ्थ इज एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब उन लेयर को इन डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर की। This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km. All the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. तो देखिए सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे साइड में ये पिक्चर हमें दी गई है। यहाँ पे जो लेयर हमें देखने को मिल रही है सबसे पहली जो अर्थ के सरफेस से टच है तो वो है ट्रोपोस्फियर। ये हमारे पहले नंबर की लेयर है। तो ये जो लेयर है वो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसका रीजन क्या है, रेनफॉल होता है, फॉग होता है, हेलस्टॉर्म होता है, और जो भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज या इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारे हमें इसी लेयर में देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो लेयर है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो लेयर है उसकी हाइट हमें कितनी देखने को मिलती है, देखिए अगर हमारा अर्थ का सरफेस से बात करें तो उससे लगभग एवरेज 13 किलोमीटर के आसपास हमें जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट देखने को मिलती है। दूसरे नंबर की हमारी सबसे महत्वपूर्ण लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 15 kilometer. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making condition most ideal for the flying of the aeroplanes.
One important feature of this stratosphere is that it contains layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. जो दूसरे नंबर के हमारी जो महत्वपूर्ण लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि हमें जो ट्रोपोस्फियर है उसके ऊपर देखने को यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिल रही है। अब ये जो लेयर है इस लेयर में हमें क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते। उसी समय जो भी क्लाइमेटिक या वेदर के जो भी फेनोमेनाज है जैसे कि हेलस्टॉर्म हो गया, रेन हो गया, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता नहीं, जिसके कारण सबसे अच्छी और मोस्ट आइडियल कंडीशन यहाँ पे जो एरोप्लेन का फ्लाइंग होता है, जो एरोप्लेन की जो ट्रैवलिंग होती है उसके लिए ये लेयर सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है वो किस प्रकार से या किस कारण से जो एरोप्लेन का फ्लाइंग है उसके लिए बेस्ट है, तो उसका आंसर होगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्लाउड या जो क्लाइमेटिक फेनोमेना है वो काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इस लेयर की दूसरी विशेषता है, इस लेयर में हमें ओजोन देखने को मिलता है, जो कि हमें जो अल्ट्रावायलेट सन की रेज है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद तीसरे नंबर की लेयर है वो है मेसोस्फीयर। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteoroids burn up in this layer on entering from the west. जो मेसोस्फीयर की लेयर है वो हमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर देखने को मिलती है। इस लेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पे जो भी मेटेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं वो हमें बर्न होते हुए देखने को मिलते हैं। इस पिक्चर में ये छोटी छोटी यहाँ पे मेटेरॉइड हमें बर्न होते हुए या चमकते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में जो मेटेरॉइड होते हैं वो बर्न होते हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका आंसर है मेसोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर है उसकी एवरेज हाइट हमें 80 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। जो हमारी चौथे नंबर की एटमॉस्फेयर की लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 kilometer. This layer helps in radio transmission. Radio wave transmitted from the earth are reflected back onto the earth by this layer. तो यहाँ पर हमारी चौथे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है वो है थर्मोस्फीयर, जिसकी हाइट हमें 80 to 400 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। अब इस लेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जो कीवर्ड की हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड क्या है, तो वो है रेडियो ट्रांसमिशन। इसी एरिया से जो भी मैसेज हम ट्रांसमिट करते हैं उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करने का काम इसी लेयर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे वो काम किस प्रकार से होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सैटेलाइट हमने इस्टेब्लिश किया है हमारे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमें अर्थ पे है, यहाँ से एक मैसेज इस प्रकार से ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होगा और वो मैसेज दूसरी तरफ जो हमारे पृथ्वी है उस जगह पे ट्रांसमिट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। और आखिर में पांचवें नंबर की जो लेयर है जिसे नाम दिया गया है एक्सोस्फीयर, वो हमें सबसे आखिर में देखने को मिलती है। जो थर्मोस्फीयर की जो लेयर थी इससे नीचे वाली, उसमें जो टेम्परेचर का इंक्रीज होता है काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ये एक इसकी दूसरी विशेषता थी। तो यहाँ पर एक्सोस्फीयर को समझते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर नोन इज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर। लाइट गैसेस लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो देखिए सबसे आखिर की जो लेयर है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। यहाँ पे जो भी एयर हमें देखने को मिलते हैं वो काफी थिन, मतलब काफी पतली हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे दो गैसेस हमें देखने को मिलती है जिनका जो प्रमाण होता है वो काफी कम होता है, जिनमें पहली है हेलियम और दूसरी है हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोस्फीयर में दो महत्वपूर्ण गैसेस कौन सी है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए हेलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है उनकी बात करने के बाद यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण दो कंसेप्ट की बात करेंगे।
जिनमें पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो हमारा डेली लाइफ है उसमें हम वेदर और क्लाइमेट, ये जो दो वर्ड है उनको साइमल्टेनियसली एक समान ही यूज में लाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। वेदर इज दिस हावर टू हावर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम डे टू डे, where climate the average weather condition of the place for longer period of time present the climate of the place। तो यहाँ पे वेदर और जो क्लाइमेट है उसमें क्या डिफरेंस है, इस चीज को यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो वेदर क्या होता है, डे टू डे फेनोमेना होता है। मान लीजिए दिन का समय है, अब दिन के समय में यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर हमें लगभग 40 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जो रात का समय आता है वहां पे जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक नीचे हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेदर चेंजेस। वही जो क्लाइमेट है वहां पे जो चेंजेस होते हैं वो काफी लॉन्गर पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो पीरियड है वो 35 से 40 साल के बीच में हमें देखने को मिलता है। मतलब इस प्रकार के चेंजेस अगर हमें किसी एरिया में डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं तो उसी प्रकार के चेंजेस जब हमें 35 से लेकर 40 साल के बीच में देखने को मिलते हैं तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट। तो ये छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे हमें वेदर और क्लाइमेट के बीच में देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट होता है एवरेज ऑफ वेदर, तो वेदर होता है डे टू डे लाइफ में जो हमारा वेदर है उसमें जो भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं वो बदलाव हमें वेदर के अंडर आते हैं। यहाँ पे साइड में कुछ डू यू नो में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको जरा देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे जीरो हमें देखने को मिलते हैं, पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। मतलब जो हमारा सन है उससे जो भी रोशनी निकलती है, उससे जो भी एनर्जी निकलती है उसका खाली एक ही पार्ट हमें हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है। मतलब सन से निकलने वाली जो एनर्जी है काफी अधिक मात्रा में है, लेकिन उसका कुछ ही प्रतिशत हमारे अर्थ पे अर्थ पे पहुंचता हुआ या हमारे अर्थ से रिसीव होता हुआ हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर की। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम टेम्परेचर, ये जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कई बार करते हैं। हम कहते हैं आज टेम्परेचर इतना है, कल इतना था और अगले कुछ दिनों में इतना हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार की कई सारी जो न्यूज है वो भी हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसका असल में मीनिंग क्या होता है उस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। The degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. तो टेम्परेचर क्या है, देखिए किसी भी एरिया में आप रहते होंगे उस एरिया में एयर होती है, हवा होती है, हम सभी जानते हैं। वो जो एयर है, वो जो हवा है वो कितनी गर्म है या वो कितनी कूल है, उस हिसाब से हम उस एरिया का जो टेम्परेचर है उसको बताने का काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एयर मास है और ये जो एयर मास है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री है, तो उस एरिया का टेम्परेचर हम कितना कहेंगे, उस एरिया का टेम्परेचर हम 20 डिग्री कहेंगे। तो दूसरे एरिया का जो एयर है उसका टेम्परेचर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री में बयां करेंगे। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर होता है वो किसके आधार पर बयां किया जाता है, जो भी हमारे एरिया में जो भी हवा होती है वो कितनी गर्म है या कितनी कूल है उसके आधार पे हम टेम्परेचर को बयां करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो डे और जो नाइट का समय दिया गया है वहां पे हमें भिन्न टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो दिन का समय होता है, दिन के समय में हमें
जो टेम्परेचर काफी अधिक देखने को मिलता है, उसी समय जो रात का समय होता है वहां पे टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। उसी समय जो सीजन होते हैं, भिन्न भिन्न सीजन में हमें भिन्न भिन्न टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसा कि जो समर का सीजन होता है वहां पे टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब समर के दिनों में जो हवा होती है काफी गर्म होती है एज कंपेयर टू विंटर। जो सर्दी का मौसम होता है वहां पे टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। अब ये जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, तो उसका जो इक्विपमेंट है उसका नाम है थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर के आधार पर हम किस एरिया में कितना टेम्परेचर है उसको नापने का यहाँ पर काम करते हैं। ये जो टेम्परेचर नापने की जो क्रिया है उसका इन्वेंशन किसने किया, तो उसका इन्वेंशन करने का काम एंडरस सेल्सियस ने किया, जिन्हीं के नाम पर हम सेल्सियस ये जो स्केल है उसको लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो टेम्परेचर का कंसेप्ट है उसको समझा। आगे हम इंसोलेशन ये क्या कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जो भी कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। खासकर जो आईएएस का एग्जाम है वहां पे कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, इसीलिए जो कोई भी कंसेप्ट आएगा उसको इन डिटेल में काफी अच्छी तरह से काफी आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं जब कभी किसी कंसेप्ट की बात करता हूं तब आपको काफी ध्यान से उस कंसेप्ट को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। The amount of insolation decreases from the equator toward the pole. Insolation is an important factor which influences the distribution of the temperature. तो insolation हम किसे कहते हैं, फिर से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ आता है। अब सन से जो भी किरणें निकलती है, जो भी रोशनी निकलती है, इट विल बी कम ऑन टू द अर्थ सरफेस, तो इसे हम कहते हैं इंसोलेशन। सन के द्वारा जो भी रोशनी निकलती है उसको हमारे अर्थ के द्वारा रिसीव करने का काम किया जाता है और उसे कहा जाता है इंसोलेशन। अब ये जो इंसोलेशन है वो हमें इक्वेटर टू पोल रीजन की तरफ कम होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जो हमारा अर्थ है उसमें सबसे अधिक मात्रा में इंसोलेशन हमें इक्वेटर के एरिया में देखने को मिलता है। और इंसोलेशन एक ऐसी इकाई है वो क्या करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसको निर्धारित करने का काम करती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे एयर प्रेशर की। प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप the layers of the atmosphere, the pressure fall rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with the height horizontally. The distribution of the air pressure is influenced by temperature of air at a given place. तो यहाँ पर हम एयर प्रेशर किसे कहेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कई भिन्न भिन्न गैसेस हमें देखने को मिलती है। अब ये जो गैस है उनके द्वारा जो हमारा अर्थ सरफेस का एरिया है उसपे कितना बल लगाया जाता है उसी के आधार पर उस एरिया का प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ए प्लेस है और यहाँ पे दूसरा बी प्लेस लेंगे। मान लीजिए यहाँ की जो एयर है उसने जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पे 50 यूनिट का प्रेशर लगाया है, तो जो बी है वहां पे वही प्रेशर हमें नहीं देखने को मिलेगा। वहां पे या तो हमें कम प्रेशर देखने को मिल सकता है या फिर ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 40 डिग्री का प्रेशर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो प्रेशर होता है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे हमें भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम दूसरे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे कि हम बात कर चुके हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमें 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये पहली लेयर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और आखिर में हमें इस प्रकार की 5 लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में प्रेशर हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे अधिक मात्रा में प्रेशर हमें यहाँ पे जो ये 5वें नंबर की लेयर है उस पे देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो 5वीं लेयर है उस पे यहाँ पे जो ऊपर की 4 लेयर है उनके द्वारा प्रेशर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे अधिक हमें प्रेशर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहां पे जो एयर है उसके द्वारा
जो भी दबाव दिया जाता है उसी को कहा जाता है एयर प्रेशर। दूसरी लाइंस में यहाँ पे बात की है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेशर में जो बदलाव आते हैं वो किन किन कारणों से आते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पर बात की, सबसे अधिक प्रेशर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे अधिक प्रेशर हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है। अगर अर्थ के सरफेस में भी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में प्रेशर हमें कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है या जो वाटर बॉडी है वहां पे देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक प्रेशर हमें 0 डिग्री या 0 लेवल की जो लाइन है वहां पे देखने को मिलता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे ऊंचाई की तरफ जाए विद द अल्टीट्यूड, जो एयर प्रेशर है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा और सबसे अधिक प्रेशर हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है। ये तो हमने बात की वर्टिकल में। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर की बात करें तो देखिए भिन्न भिन्न जगहों पे हमें भिन्न भिन्न एयर प्रेशर देखने को मिलता है। उसका रीजन यहाँ पे टेम्परेचर से है। जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली एयर प्रेशर को अफेक्ट करने का काम करता है। जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार से किसी जगह का जो भी एयर प्रेशर है उसको डिफाइन करने का काम करता है। इस चीज को एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम दो प्लेसेस लेंगे जिनमें पहला है ए प्लेस और यहाँ पे हम दूसरा बी प्लेस लेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस एरिया का जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है वो है 40 डिग्री और इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो हम 30 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे इस एरिया की जो एयर होगी वो हॉट होगी और इस एरिया की एयर एज कंपेयर टू ए प्लेस वो हमें कोल्ड देखने को मिलेगी। जैसे कि हम इसी लेसन में पहले बात कर चुके हैं, जो हॉट एयर होती है वो लाइटर बनती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमें कम देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया पे जो आने वाला जो दबाव है वो हमें कम देखने को मिलेगा। अगर दूसरी तरफ यहाँ पे बी प्लेस की बात करें एज कंपेयर टू ए प्लेस, यहाँ की जो एयर है वो हमें कोल्ड देखने को मिल रही है। कोल्ड है इसका मतलब इस एयर की डेंसिटी ज्यादा है। अगर इस एयर की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब इसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर इस एयर की वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल बी सिंक, मतलब इस एरिया में वो ज्यादा प्रेशर लगाने का काम करेगी, जिसके कारण इस एरिया में हमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से टेम्परेचर हमारा जो अर्थ है उस पे जो भी एयर प्रेशर है उसको डिफाइन करने का काम या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे साइड में हमें डू यू नो में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। Astronauts have to wear special protective space suits filled up with the air. They go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronaut would make blood vessels burst. This the astronaut would bleed. आपने कई सारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ट्रैवलिंग करते हुए देखा होगा या कई सारे न्यूज में आपने पढ़ा होगा। जो हमारा मून है जो कि एकमात्र हमारा जो अर्थ है उसका सैटेलाइट है, यहाँ पे एयर हमें देखने को मिलती है क्या? तो उसका आंसर है नो। इस एरिया में मतलब मून पे हमें कोई भी एयर देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पे एयर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे हमें एयर प्रेशर देखने को मिलेगा क्या? तो इसका भी आंसर है नो। इस एरिया में हमें एयर प्रेशर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल सूट बनाते हैं जिसमें एयर को फिल किया गया होता है और इस प्रकार से जो हमारा अर्थ है उस पे जिस प्रकार का एयर प्रेशर या काउंटर एयर प्रेशर का बैलेंस हमें देखने को मिलता है वो उस सूट के जरिए हम हमारे बॉडी के एरिया में बनाते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट विदाउट सूट मतलब सूट पहने बिना ही मून पे चले तो वहां पे क्या होगा, देखिए जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, काउंटर एयर प्रेशर को लगाने का काम करती है। तो उसी समय जो हमारी बॉडी है मून पे भी वही मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब यहाँ पे जो ऊपर से तो प्रेशर हमें नहीं है लेकिन उस समय जो हमारी बॉडी है वो काउंटर एयर प्रेशर को एक्सर्ट करना शुरू करेगी, जिसके कारण जो हमारी वेसल्स है उससे जो भी खून बहता है वो हमें बाहर की तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा और किसी कारणवश जो हमारी वेसल्स है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी और इससे जो एस्ट्रोनॉट है उनका ब्लीडिंग हो जाएगा और वो डाई भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब कभी भी स्पेस में वो ट्रैवल करते हैं
आपने एक खास प्रकार के सूट उनके लिए बनते हुए देखे होंगे। आपने मूवीज में या किसी पिक्चर में या न्यूज में उनके लिए जो खास सूट बनाए जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपने जरूर देखा होगा। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट हीटेड एंड rises. This create low pressure area. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather. In area have a lower temperature, air is cold, it is therefore heavy. Heavy air sinks and create high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always move from high pressure area to low pressure area. इसी लेक्चर में जो पिछली स्लाइड थी वहां पे हमने जो एयर का सर्कुलेशन है उस कंसेप्ट को समझा। उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो सिस्टम है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉर द एग्जांपल यहाँ पे हम दो प्लेसेस लेंगे, जिनमें से जो पहला प्लेसेस होगा यहाँ पे हमें हॉट एयर देखने को मिलेगी और दूसरे एरिया में हमें कोल्ड एयर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो हॉट एयर होगी वहां पे हमें लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ देखने को मिलेगा, लो प्रेशर एरिया। और यहाँ पे हमें और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया लेंगे, हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे ये जो दो एरिया है इन दोनों के बीच में जो कंपेयर है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बात की है जो भी लो प्रेशर एरिया होता है, मतलब यहाँ पे इसे हम नाम देंगे ए एरिया और इसे हम नाम देंगे बी एरिया। जो लो प्रेशर का एरिया होता है वहां पे हमें क्लाउडी काइज देखने को मिलती है, उसी समय वो जो एरिया है वहां का जो वेदर है वो हमें वेट देखने को मिलता है। अब इस चीज को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हॉट एयर है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं जब कभी किसी चीज को हम गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो एक्सपांड होती है। एक्सपांड होती है उसका मतलब उसका जो डेंसिटी होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। अगर उसका डेंसिटी कम होता है तो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेगी, इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू करेगी। तो ए प्लेस की जो एयर है इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू करेगी। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो एयर है वो क्या करेगी, अपने साथ जो कुछ भी वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम वाटर वेपर्स कहते हैं वो क्या करेगी, अपने साथ कैरी करेगी या उसका कंडेंसेशन होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्मेशन हमें क्लाउड्स में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में जो भी क्लाउड बनेंगे, इस एरिया में जो भी पेस होगा वहां पे हमें इस प्रकार के बादल या क्लाउड देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमने बात की हॉट एयर एरिया की, जहां पे लो प्रेशर एरिया बनता हुआ हमने देखा है। तो उसी समय दूसरी तरफ जो कोल्ड एयर का एरिया होता है या हाई प्रेशर का एरिया होता है, इस एरिया का जो आकाश होता है वो पूरी तरह से क्लीन या स्वच्छ हमें दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, अगर किसी एरिया की एयर कोल्ड है उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ेगा, अगर उसका डेंसिटी बढ़ता है तो उसका वेट बढ़ेगा, अगर किसी चीज का वेट बढ़ता है तो उसका सिंकिंग होगा, मतलब वो जो एयर है इट विल बी सिंक, वो नीचे की तरफ धंसना शुरू करेगी। मतलब आकाश में जो भी बादल होंगे वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो भी आकाश है वो पूरी तरह से क्लियर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के दो डिफरेंस हमें लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो भी लो प्रेशर का सिस्टम क्रिएट हुआ है यहाँ पे एक गैप बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस एरिया की जो भी एयर है वो ऊपर की तरफ उठती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी एयर हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब इस एरिया में जो एयर है वो काफी विरल मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो एरिया है उसे भरने का काम हाई प्रेशर का जो एरिया है वहां से आने वाली जो एयर है उसके द्वारा किया जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे एक एयर का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। हम हमारी डेली लाइफ में एयर और विंड ये जो दो वर्ड है उनको बार बार इस्तेमाल करते हैं। हम एयर और विंड इन दोनों का मतलब एक ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर और विंड में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे विंड की। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया कॉल्ड विंड। तो विंड हम किसे कहेंगे, देखिए एक एयर मास होता है, मतलब मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे जो एयर है उसकी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, ये पूरी तरह से शांत है।
तो इस प्रकार की सिचुएशन जिस किसी भी प्लेसेस पे हमें देखने को मिलेगी तो उसे हम कहेंगे एयर। लेकिन किसी कारणवश यहाँ की जो एयर है अगर वो मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका ट्रैवलिंग अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विंड का नाम देंगे। यही डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो एयर होती है उसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती नहीं, लेकिन जो विंड होती है उसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मतलब जो एयर है अगर वो मूव करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रैवल करे, तो उसे हम विंड कहेंगे। और जो विंड है वो हमें तीन प्रकार की देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहली है परमानेंट विंड। The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. देखिए जो परमानेंट विंड होती है वो सतत रूप से ब्लो करती हुई या बहती हुई हमें देखने को मिलती है, और उसकी जो बहने की जो दिशा है वो फिक्स होती है, वो पैसिफिक होती है। तो इस प्रकार की परमानेंट और जिस विंड की दिशा फिक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट विंड। यहाँ पे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ये कुछ हमें परमानेंट विंड के उदाहरण देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की जो विंड है उसे नाम देते हैं हम सीजनल विंड। दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। तो सीजनल विंड हम किसे कहेंगे, जो भी हवाएं होती है वो क्या करती है, विद द सीजन उसकी जो डायरेक्शन होती है उनको चेंज करने का काम करती है, तो उन्हें हम नाम देंगे सीजनल विंड। यहाँ पर हमें जो हमारी मानसून विंड है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, खासकर जो समर का मौसम होता है, समर के मौसम में जो मानसून विंड होती है, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है उसकी तरफ से जो हमारा इंडिया का मेन लैंड है उसकी तरफ बहती हुई हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही समर का सीजन खत्म होता है, जो मानसून विंड है उसका रिट्रीट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। मतलब ये जो विंड की पहले दिशा नॉर्थ की तरफ थी, अब उसकी दिशा पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी और वो दक्षिण की तरफ इस प्रकार से बहने लगेगी। पहले वाटर बॉडी टू लैंड बॉडी, यहाँ पर ये विंड को बहते हुए हमने देखा, लेकिन जैसे ही विंटर का सीजन आएगा ये जो विंड है अपनी दिशा चेंज करेगी और ये लैंड बॉडी टू वाटर बॉडी इस प्रकार से बहती हुई हमें देखने को मिलेगी। मतलब जैसे ही सीजन में चेंज आता है ये जो विंड है वो अपनी दिशा को क्या करती है, चेंज करती है। और आखिर में तीसरे प्रकार की जो विंड है वो है लोकल विंड। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिजेस और लू। तो लोकल विंड हम किसे कहेंगे, लोकल विंड हम उस विंड को कहेंगे जो स्थानिक लेवल पे हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें लू का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए जो हमारे नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इस एरिया में गर्मी के दिनों में एक हॉट एंड ड्राई विंड बहती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसे हमने नाम दिया है लू। और ये जो लू विंड है वो हमें ओनली गर्मी के दिनों में ही देखने को मिलती है। खासकर अप्रैल और मई का जो महीना होता है उन दिनों में ये लू विंड हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक लैंड ब्रिज होता है और दूसरा होता है सी ब्रिज। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, यहाँ से मतलब है लैंड विंड और सी विंड। तो यहाँ पे दिन और रात के समय में यहाँ पे लैंड और सी ब्रिजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो भी विंड्स हमें देखने को मिलती है, जो कि डे टू डे लाइफ में वो अपनी डायरेक्शन भी बदलती है और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी बदलने का काम करती है, तो उसे हम कहेंगे लोकल विंड। तो यहाँ पर एक पिक्चर हमें दी गई है, इस पिक्चर के माध्यम से हम पूरी तरह से जो हमारा प्रेशर बेल्ट है, खासकर जो मेजर प्रेशर बेल्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ ही जो हमारा विंड सिस्टम है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो हमारी 0 डिग्री की लाइन है, जिसे कि हम सभी जानते हैं, उसका नाम है इक्वेटर। तो ये यहाँ पे हमारा इक्वेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक मात्रा में हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। सन से निकलने वाली जो भी रोशनी है वो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे हमें इक्वेटर पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे सन से आने वाले सबसे अधिक रोशनी है, इसका मतलब इस एरिया का टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, जिस किसी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हमें लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसे ही हम नदर्न हेमिस्फीयर में
30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ जाते हैं वहां पे हमें एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है, जिसे कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे भी हमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सेम वे में देखने को मिलता है, उसका भी नाम यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड लिया गया है। नदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसके नॉर्थ में हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को यहाँ पे मिलता है, और उसके ऊपर हमें जो नॉर्थ पोल है वहां पे ये हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। सेम वे में सदर्न हेमिस्फीयर में हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है और साउथ पोल में हमें हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो हमारा अर्थ है वहां पे हमें कुछ प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं, तो जिनमें सबसे पहला जो लो प्रेशर का बेल्ट है वो हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है, और नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 टू 35 नॉर्थ एंड 30 टू 35 साउथ पे यहाँ पे हमें दो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो हॉर्स लैटिट्यूड है वहां पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट है वहां पे हमें लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो विंड का जो मूवमेंट होता है वो हमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस प्रकार से देखने को मिलता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जो हॉर्स लैटिट्यूड में जो हाई प्रेशर है वहां से विंड लो प्रेशर की तरफ मतलब इक्वेटर बेल्ट की तरफ बहने लगेगी। ऐसा हमें नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम वे में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एरो है उसके माध्यम से आप आसानी से लोकेट कर सकते हो कि विंड की दिशा किस प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो विंड की दिशा है, जिस किसी दिशा से भी विंड का ओरिजिन हुआ है उस दिशा के नाम पर उस विंड को जाना जाता है। तो ये जो विंड है उसकी दिशा हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे ईस्टर्लीज के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी ईस्टर्लीज हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट जो कि हमें सब पोलर एरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे विंड बह रही है, उसी समय साउथ पोल पे हमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस प्रकार से ये विंड बहती हुई हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर बेल्ट है या जो विंड सिस्टम है उसको समझने की कोशिश की। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है उसको क्या करना है, आपको काफी अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट या इससे रिलेटेड कई सारी स्टडीज या कई सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी, जहां पर ये जो पिक्चर है इसकी सहायता हमें देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसी पिक्चर को फिर से देखना है, फिर से समझना है, और जब तक आप ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसको समझ नहीं लेते तब तक आपको क्या करना है, आगे नहीं बढ़ना है। आपको इसको पूरी तरह से समझना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, तभी आप आगे की जो भी कंसेप्ट है उनको समझ पाओगे। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मॉइस्चर की। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। As the air get warmer, its capacity to hold water vapor increases and so it become more and more humid. The water vapor rises, it start cooling. The water vapor condenses, causing the formation of the droplets of water. Clouds are just the mass of such a water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, they come down as a प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर हम मॉइस्चर के माध्यम से जो ह्यूमिडिटी है उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया है और इस एरिया का ये हमें एयर मास देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो एयर है वहां पे हमें जो मॉइस्चर है मतलब जो नमी है मतलब जो पानी की मात्रा है वो मान लीजिए हमें 100 यूनिट देखने को मिलती है, और यहाँ पे दूसरा एक एरिया है वहां का जो एयर मास है वहां पे जो पानी की मात्रा है वो हमें 50 यूनिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एयर की ह्यूमिडिटी है वो हमें यहाँ पे इस एरिया में अधिक देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू इस एरिया। जो ह्यूमिडिटी है उसको अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जिस किसी एरिया में भी जो एयर मास है उसमें कितना पानी है कितना वाटर वेपर है उसी के आधार पर उस एरिया की ह्यूमिडिटी को हम
ले सकते हैं। और यहाँ पे मतलब जो हवा है उस हवा में पानी की मात्रा कितनी है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम दो एयर मास का उदाहरण लेंगे, जिनमें सबसे पहला है हमारा हॉट एयर का और दूसरा है कोल्ड एयर का। मतलब जिस किसी भी एरिया में हमें हॉट एयर देखने को मिलती है उस एयर का वहां पे एक्सपांशन होगा मतलब उसका डेंसिटी कम होगा। मतलब उस एरिया में जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वहां पे जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है हॉट एयर की हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। मतलब जैसे जैसे अगर किसी एयर मास को आप गर्म करते हो जाओगे उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी, उसी समय उसकी जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसी कंसेप्ट के आधार पे जो प्रेसिपिटेशन होता है उस कंसेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पे हम हॉट एयर से एग्जांपल शुरू करेंगे। मान लीजिए इस एरिया की एयर हमें हॉट देखने को मिलती है। अगर इस एरिया की एयर हॉट है तो ऑब्वियसली यहाँ से जो एयर है वो ऊपर उठना शुरू करेगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं जैसे जैसे हम विद द हाइट ऊपर की तरफ जाते हैं जो टेम्परेचर होता है वो हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो अर्थ का सरफेस है मान लीजिए वहां पे 30 डिग्री का टेम्परेचर है, जैसे ही हम एक पर्टिकुलर हाइट पे आते हैं वहां पे टेम्परेचर हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। अगर इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वाटर है, यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका हमें कॉम्प्रेस या उनका हमें कंडेंसेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं उनका कन्वर्जन हमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में बनता हुआ देखने को मिलता है। और ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उनका जो मास होता है उसी को हम क्लाउड के नाम से जानते हैं, उसे ही हम बादल के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है ऊपर की तरफ उठते जाएंगे उनका टेम्परेचर फिर से कम होता जाएगा, जिसके कारण ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है उनका साइज बढ़ता जाएगा और आखिर में एक समय ऐसा आएगा जहां पे जो हमारी एयर है ये जो वाटर ड्रॉपलेट है उनको होल्ड कर नहीं पाएगी। अंत में ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है वो बरसात के रूप में प्रेसिपिटेशन हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। तो यहाँ पर रेन और प्रेसिपिटेशन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो रेन हम किसे कहेंगे, जब कभी भी जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो उसे हम कहते हैं रेन। लेकिन जब कभी भी जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे अर्थ पे गिरता है तो उसे हम स्नोफॉल कहेंगे। और जो कभी भी जो वाटर है हमारे एटमॉस्फेयर में वायु के फॉर्मेट में हमें मूव करता हुआ देखने को मिलता है तो उसे हम कहेंगे वाटर वेपर। तो इस प्रकार का छोटा सा डिफरेंस हमें प्रेसिपिटेशन और रेन में देखने को मिलता है। रेन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर हमारे अर्थ पे गिरता है, मतलब बरसात जो बूंदों के फॉर्म में हमारे अर्थ पे गिरता है तो उसे हम रेन कहते हैं। लेकिन जो वाटर होता है चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो वाटर फॉर्म हो या चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, जब कभी भी वो अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेन होता है उसके द्वारा ही जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी समय जो हमारे अर्थ पे के सरफेस पे जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने का या स्टोर करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो रेनफॉल होता है उसके प्रमुख 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफ रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहाँ पे जो पहला हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल है उसको यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वो किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ का जो सरफेस का एरिया है वहां की एयर हमें हॉट या वार्म देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जैसे ही किसी एरिया की एयर अगर वार्म होती है, हॉट होती है, तो उसका जो वेट है वो हमें कम देखने को मिलता है, वो जो एयर है वो लाइटर
बन जाती है। अगर किसी एरिया में अगर एयर लाइटर बन जाती है तो ऑब्वियसली वो ऊपर उठना शुरू करेगी। जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ उठेगी उसका जो टेम्परेचर है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा और आखिर में एक समय ऐसा आएगा जहां पे टेम्परेचर काफी अधिक मात्रा में कम होगा और जो वाटर वेपर है उनका फॉर्मेशन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में होगा और जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उन्हीं को हम क्लाउड के फॉर्म में देखते हैं। अब ये जो क्लाउड है जैसे जैसे इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो पीक पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है उनका साइज बढ़ जाएगा और अंत में एक ऐसा समय आएगा जो भी हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे जो भी वाटर ड्रॉपलेट होंगे उनको होल्ड कर पाना इस एयर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंत में यहाँ पे ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ पे जो बरसात की बूंदे हैं नीचे की तरफ हमारे अर्थ के सरफेस पे एज रेन के फॉर्म में गिरना शुरू करेगी। तो इस प्रकार का जो रेनफॉल होता है उसे कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और इसी प्रकार का रेनफॉल हमें जो हमारा इक्वेटर बेल्ट है वहां पे देखने को मिलता है। चलते हैं आगे यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल की। देखिए जो साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी होती है जिनमें पहली है कोल्ड एयर की कंडीशन और दूसरी है वार्म एयर की कंडीशन। अगर किसी एरिया में कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे के आगे हमें देखने को मिलती है उस एरिया में साइक्लोन का फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। जो साइक्लोन होते हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कोल्ड एयर मास लेंगे जो मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में ट्रैवल कर रहा है। उसी समय जो वार्म एयर मास है मतलब जो गर्म हवा है वो क्या कर रही है ईस्ट टू वेस्ट इस दिशा में ट्रैवल कर रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये जो दो एयर मास है एक है कोल्ड एयर मास और दूसरा है वार्म एयर मास वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। उसी समय एक कोरिलीज फोर्स नामक फोर्स है वो भी एक्ट करता हुआ हमें देखने को मिलेगा जिसके कारण इस एरिया में एक पिन बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार की मूवमेंट इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पे एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा और इसी साइक्लोन की वजह से जो आसपास का जो एरिया है यहाँ पे इस प्रकार की बरसात हमें देखने को मिलेगी और इस प्रकार के मैकेनिज्म से जो भी बरसात उस एरिया में होती है उसे कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल। आखिर में तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रिलीफ रेनफॉल जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे इंडिया में बरसात होती है वो सबसे अधिक ओरोग्राफिक रेनफॉल से हमें देखने को मिलती है। ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दो कंडीशन होनी चाहिए एक तो वाटर बॉडी और दूसरा है माउंटेन। यहाँ पे इस पिक्चर में हमें ये माउंटेन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे वेस्ट की साइड है और ये हमारी ईस्ट की साइड है तो इस एरिया में हमें एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है। वाटर बॉडी से मेरा मतलब है इस एरिया में हमें सी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होगा जो सी है सी से जमीन की तरफ जो विंड है वो ब्लो करेगी। जैसे ही विंड सी से जमीन की तरफ ब्लो करेगी वो क्या करेगी अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करेगी। लेकिन जैसे ही जमीन पर विंड आती है उसको अपने सामने एक पहाड़ देखने को मिलता है मतलब उसको तोड़ के ये जो विंड आगे बढ़ नहीं सकती। अब ये जो विंड है वो क्या करेगी विद द स्लोप ऑफ माउंटेन ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और जैसा ही हम जानते हैं जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। अगर किसी एयर का टेम्परेचर विद द हाइट कम होता हुआ हम देखते हैं तो उसी समय उसका जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो बनता हुआ देखने को मिलता है और अंत में वहां पे एक क्लाउड बनता हुआ हम देख सकते हैं और ये जो क्लाउड है आखिर में हमें बरसात के फॉर्म में इस एरिया में बरसता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो हमारा रेनफॉल का जो सिस्टम है उसमें तीन मुख्य जो रेनफॉल के फॉर्म है उनको समझने की कोशिश की। ये जो रेनफॉल के फॉर्म है इन्हीं को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको इन डिटेल में समझने की हम वहां पे कोशिश करेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने जो हमारे 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके चौथे चैप्टर को मतलब ईयर को इन डिटेल में समझा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और आपकी जो कोई भी सुझाव हो जो कोई भी क्वेरी हो या जो कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वहां पे अपलोड किए हुए हैं, जिनकी मदद से आप काफी आसानी से अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।